हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। कैसे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए और इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो की शुरुआत हम खालिस्तानी मूवमेंट से करेंगे। खालिस्तानी मूवमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कंट्रोवर्शियल और सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और ये एक पॉलिटिकल और सोशल इशू था जो कि सिख लोगों ने शुरू किया था। खालिस्तानी मूवमेंट का मेन जो गोल था कि सिख लोगों को अपना एक अलग सोवरेन स्टेट चाहिए जिसका नाम वो खालिस्तान रखना चाहते हैं, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा। और ये जो खालिस्तान स्टेट की डिमांड है वो सिख लोग चाहते हैं कि जो इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें से खालिस्तान नाम का एक स्टेट सिख लोगों को दे दिया जाए। खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत अर्ली 20s में हुई जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था। और जैसे आज इंडियन आर्मी में सिख लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वैसे उस टाइम पे भी ब्रिटिश आर्मी में सिख लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स ने इंडियन आर्मी का यूज किया था और उसमें सिख आर्मी का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। और आर्मी में सिख की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से सिख लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी और उनकी फैमिलीज को बहुत लॉस सहना पड़ता था। और तभी से सिख लोगों के मन में इंडियन के खिलाफ एक सेपरेटिस्ट फीलिंग आ गई थी। उसके बाद जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तब पंजाब 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिसमें पंजाब का एक टुकड़ा हिंदुस्तान और पंजाब का एक टुकड़ा पाकिस्तान में चला गया। और ये पंजाब की हिस्ट्री का सबसे ब्लडीएस्ट चैप्टर था जिसने सिख कम्युनिटी को बहुत सारे जख्म दिए। इस पार्टीशन के दौरान बहुत सारे सिख्स अपने घरों से बिछड़ गए, अपनी फैमिली से बिछड़ गए और बहुत लोगों ने अपनी जान दी। इस पार्टीशन की वजह से सिख लोगों के आधे टेम्पल्स इस तरफ और आधे टेम्पल्स उस तरफ हो गए थे, आधे सिख्स इस तरफ आधे सिख्स उस तरफ हो गए थे, जिसकी वजह से सिख लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी पे एक परमानेंट दाग लग गया था। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से खालिस्तानी मूवमेंट की शुरुआत हुई। आजादी के बाद सिख कम्युनिटी में अपनी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को बचाने की फीलिंग्स बढ़ती गई और वो चाहते थे कि उनका एक सेपरेट स्टेट बने जिसका नाम खालिस्तान हो और उसमें सिर्फ सिख कम्युनिटी के लोग ही रहे और वो एक सिख मेजोरिटी स्टेट हो। 1960s और 1970s में अकाली दल की शुरुआत हुई जिसमें सिख कम्युनिटी के जो प्रोमिनेंट फिगर्स थे जो एक खालिस्तान स्टेट की डिमांड कर रहे थे वो शामिल हुए। और अकाली दल के जो सबसे की फिगर थे वो थे संत फतेह सिंह, जिन्होंने अकाली दल में बहुत सारे मेंबर्स को ऐड किया और अपने आप को अकाली दल का लीडर बना दिया। उसके बाद अकाली दल एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया था और उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया जिसमें उनकी डिमांड थी एक सेपरेट खालिस्तान स्टेट जिसमें सिर्फ पंजाब के लोग हो। इन प्रोटेस्ट में थोड़े वायलेंट प्रोटेस्ट भी थे जिनको इंडियन गवर्नमेंट से रेजिस्टेंस मिला और उसकी वजह से और भी सिख कम्युनिटी के लोग अकाली दल में जुड़ने लगे। उसके बाद कुछ टाइम तक यही चलता रहा, अकाली दल प्रोटेस्ट करते रहे और इंडियन गवर्नमेंट रेजिस्टेंस डालती रही। उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट में एक बहुत बड़ा टर्न आया और उस टर्न का नाम था जरनैल सिंह भिंदरवाले। जरनैल सिंह भिंदरवाले एक बहुत ही एक्टिविस्ट और रिलीजियस आदमी थे और वो दमदमी तक्सल के लीडर थे जो कि एक सिख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था। उसके बाद जरनैल सिंह भिंदरवाले सिख कम्युनिटी का फेस बन गए और वो खालिस्तानी मूवमेंट को और बढ़ाने लगे और खालिस्तानी स्टेट की डिमांड और ज्यादा आगे रखने लगे। जैसे जैसे टाइम निकलता गया जरनैल सिंह रिलीजियस एक्टिविटीज को यूज करके अपनी रैली में और भी सिख लोगों का सपोर्ट इकट्ठा करने लगे और पंजाब की इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगे। इंडियन गवर्नमेंट से जो भी पॉलिटिकल अग्रीमेंट्स होती थी वो सब जरनैल सिंह के थ्रू होती थी और जरनैल सिंह ने अपने आप को एक सिख लीडर की तरह बना लिया था। जरनैल सिंह ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच उन्होंने अपने सारे सिख भाइयों के साथ गोल्डन टेम्पल को फोर्टिफाइड कर दिया। और गोल्डन टेम्पल सिख लोगों की सबसे होलीएस्ट साइट है जो कि अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है। उस टाइम पे इंदिरा गांधी इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने इस एक्ट को एक एक्ट ऑफ रेबिलियन की तरह देखा और उन्होंने उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन का मेन मकसद था कि जरनैल सिंह की पूरी आर्मी को गोल्डन टेम्पल से हटाया जाए। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी ने बहुत सारे आर्म कमांडोज भेजे जिनका मेन मकसद था जरनैल सिंह की आर्मी को टेम्पल से हटाना। और इस ऑपरेशन में इंडियन गवर्नमेंट ने जरनैल सिंह की आर्मी को टेम्पल से हटा तो दिया लेकिन इसमें जरनैल सिंह की मौत हो गई और बहुत सारे सिख लोगों ने अपनी जान गंवाई और गोल्डन टेम्पल को भी बहुत नुकसान पहुंचा। और इस इंसिडेंट से पूरे वर्ल्ड के सिख गुस्सा हो गए और इस इंसिडेंट के बाद खालिस्तानी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। इसके बाद पूरे इंडिया में एंटी सिख राइट्स होने लगे और दिल्ली में हजारों सिखों ने अपनी जान दी। और इसके बाद हर एक सिख के मन में इंडियंस के खिलाफ एक सेपरेटिस्ट फीलिंग आ गई और हर एक सिख चाहता था एक खालिस्तान स्टेट बने। उसके बाद अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी का असासिनेशन हो गया जो उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने किया था और ये एक एक्ट ऑफ रिटेलिएशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। इस असासिनेशन के बाद खालिस्तानी मूवमेंट और भी बढ़ने लगा और सिखों के खिलाफ वायलेंस भी बढ़ने लगा। और इसके बाद 1980s एंड 1990s में खालिस्तानी मूवमेंट ने अपनी पीक पकड़ ली थी और सिख ग्रुप्स इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर बॉम्बिंग्स और अटैक्स कर रहे थे जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक एक्टिविटी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे खालिस्तानी मूवमेंट का डाउनफॉल होना शुरू हुआ और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक क्रिटिकल एरिया पे मिलिट्री और आर्मी भेज दी थी जिसकी वजह से 1990 के बाद खालिस्तानी मूवमेंट बहुत हद तक खत्म हो चुकी थी और जरनैल सिंह के सपोर्टर्स भी बहुत हद तक खत्म हो चुके
चुके थे और कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिए थे और बहुत टाइम के बाद पंजाब में कुछ टाइम के लिए पीस देखने को मिला। लेकिन खालिस्तानी मूवमेंट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। अभी भी बहुत खालिस्तानी एक्टिविस्ट बाकी थे और वो अभी भी खालिस्तानी स्टेट की डिमांड कर रहे थे। आज भी बहुत सारे खालिस्तानी एक्टिविस्ट बाकी है जो कि अलग अलग कंट्रीज में जाके बस गए हैं, जैसे कनाडा, यूके, यूएस, और वहां से वो इंडिया में खालिस्तानी स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट सिखों की हिस्ट्री में बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है और इसी मूवमेंट की वजह से बहुत सारे सिखों ने अपनी जान दी है और बाकी बहुत सारे इंडियंस और बाकी बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ने भी अपनी जान दी है। और इसी खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से आज इंडिया में सिख लोगों का बहुत बड़ा परसेंटेज आउट ऑफ इंडिया रहता है, जैसे कि कनाडा, यूके और यूएस। और इन्हीं सब खालिस्तानी मूवमेंट्स की वजह से आज सिख लोगों के मन में इंडियंस के खिलाफ एक अलग फीलिंग है और वो अपने आप को इंडियन से अलग मानते हैं। आज एक मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिख कम्युनिटी कनाडा में रहती है और वहां से वो खालिस्तानी मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। कनाडा में एक बहुत बड़ा खालिस्तानी ग्रुप है जिसको इंडिया एक थ्रेट की तरह कंसिडर करता है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से इंडिया में बहुत सारी कैजुअलिटीज और बहुत सारा लॉस हुआ था। और इंडिया हमेशा से कैनेडियन गवर्नमेंट को अपील करता आ रहा है कि वो खालिस्तानी एक्टिविटीज को अपनी कंट्री में अलाउ ना करे, लेकिन इस चीज में कनाडा इंडिया का सपोर्ट नहीं करता और इसी से शुरुआत होती है इंडिया और कनाडा के बीच के प्रॉब्लम्स की। 14 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा से एक्सपेल कर दिया और उन्हें फिर से इंडिया जाने के लिए कहा। और इसके रिस्पांस में इंडिया ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स, जिसमें कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर भी इन्वॉल्व थे, उन्हें एक्सपेल कर दिया और उन्हें 19 अक्टूबर तक का टाइम दिया कनाडा वापस जाने के लिए। और ये इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का सबसे लोएस्ट एरा माना जाता है। इससे बुरा हाल इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का इससे पहले कभी नहीं हुआ। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो बहुत पहले शुरू हुई थी। 20th सेंचुरी में 1940s और 1950s के टाइम पे इंडिया और कनाडा दोनों ही ब्रिटिश रूल के अंडर थे और 1950s के आसपास दोनों ही कंट्रीज को ब्रिटिश रूल से आजादी मिल गई थी। उसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि इंडिया और कनाडा दोनों ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के मेंबर्स थे और G20 के भी मेंबर्स थे। और उस टाइम पे कनाडा एक ब्रिज की तरह था इंडिया के लिए, क्योंकि कनाडा ही इंडिया को बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहा था। उसके बाद कनाडा ने इंडिया को फॉरेन एड भी दिया 1951 में कोलंबो प्लान के अंदर। और ऐसे ही इंडिया और कनाडा के रिलेशंस आगे चलते रहे और मजबूत होते रहे। उसके बाद 1970s और 1980s में कनाडा ने इंडिया के लिए इमिग्रेशन चालू कर दिया और इंडिया से कई लोग कनाडा जाने लगे। और आज रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के रिकॉर्ड्स के मुताबिक कनाडा में 2022 में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, जिसमें से 40% स्टूडेंट्स इंडिया से थे। और आज कनाडा में इंडिया का एक बहुत बड़ा सिख परसेंटेज रहता है। जब कनाडा ने इंडिया के लिए इमिग्रेशन चालू किया तब इंडिया से कई सिख लोग कनाडा शिफ्ट होने लगे, क्योंकि सिख लोगों को इंडिया में सेपरेटिस्ट फीलिंग होती थी और उन्हें अपना एक खालिस्तानी स्टेट चाहिए था, जिसके लिए वो कनाडा शिफ्ट होने लगे और कनाडा में जाके बसने लगे। 1970 तक इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन 1974 में इंडिया और कनाडा के बीच में सबसे पहली प्रॉब्लम सामने आई, जिसमें इंडिया ने कैनेडियन सप्लाइड न्यूक्लियर रिएक्टर को अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट में बिना परमिशन लिए यूज कर दिया था, जिसका कनाडा ने एक बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन दिया और इससे इंडिया और कनाडा के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हुई। उसके बाद 23 जून 1985 को एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग हुई, जिसमें एक बोइंग 747 फ्लाइट जो मॉन्ट्रियल कनाडा से दिल्ली जा रही थी, उस पे कुछ सिख लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे, 27 ब्रिटिश सिटीजन्स थे और 24 इंडियन सिटीजन्स थे। और ये बॉम्बिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार के रिटेलिएशन की वजह से हुई थी, जो कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पे किया था। और इसकी इन्वेस्टिगेशन कैनेडियन गवर्नमेंट ने की थी और कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं की, ऐसा इंडिया का मानना था और इसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस और भी बिगड़ने लगे। उसके बाद ईयर 1990 और 2000 के बीच में इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट्स हुए। इंडिया और कनाडा के बीच में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, पॉलिटिकल इंगेजमेंट हुआ, जिसमें इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए और कनाडा ने इंडिया के IT सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स किए। उसके बाद 1996 में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जेन क्रिस्टेंस की विजिट के बाद इंडिया और कनाडा के टाइज और भी अच्छे होने लगे। लेकिन इन सब के बीच खालिस्तानी मूवमेंट कनाडा में और भी बढ़ रहा था और सिख लोग कनाडा में बैठकर इंडिया में बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे थे, जो इंडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और इंडिया कंटिन्यूसली कनाडा से अपील कर रहा था कि वो अपनी कंट्री में इन सब चीजों का ध्यान रखे और इन सब क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर एक्शन ले, जिससे खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स कनाडा में बैठकर इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज इजीली ना कर पाए। इसके बाद 2010 में
इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा कनाडा में बस चुका था और कनाडा के भी बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया में आते थे, जिससे इंडिया और कनाडा का ट्रेड बहुत अच्छी तरह चल रहा था और आगे बढ़ रहा था। इसी तरह इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। सिर्फ खालिस्तानी मूवमेंट के प्रॉब्लम्स के अलावा इंडिया और कनाडा के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी और इंडिया और कनाडा के ट्रेड्स और बाकी सारे पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स बहुत अच्छी तरह चल रहे थे। उसके बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बीच में 2018 में बहुत बड़ा टर्न आया, जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फरवरी 2018 में इंडिया में विजिट पे आए। उनका मोटिव था इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को एनहांस करना और ट्रेड को बढ़ाना। जस्टिन ट्रूडो इंडिया और कनाडा के बीच के डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाने के लिए आए थे और दो नेशंस के ट्रेड को बढ़ाने के लिए आए थे। इस ट्रिप के दरमियान कैनेडियन हाई कमिश्नर ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था और उस डिनर में सारे कनाडा के डिप्लोमेट्स और इंडियन डिप्लोमेट्स को बुलाया गया था और वो एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया गया था। और उस डिनर में जसपाल सिंह अतवाल को भी इन्विटेशन दिया गया था, जो कि कनाडा के एक डिप्लोमेट ने गलती से इन्विटेशन दे दिया था। जसपाल सिंह अतवाल एक इंडियन कैनेडियन बिजनेसमैन है, जो कि मलकियत सिंह सिद्धू पंजाब के एक मिनिस्टर के अटेम्प्टेड मर्डर के लिए कन्विक्टेड है और वो एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट है और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लीडर है। इंडिया में जसपाल को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है और इंडिया के लिए जसपाल एक क्रिमिनल की तरह है और इसी की वजह से जब जसपाल को उस इवेंट में इनवाइट किया गया तो वो इंडिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो इंडिया के लिए एक इंसल्ट की तरह था। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था कि जस्टिन ट्रूडो के इंडियन विजिट में जसपाल अतवाल को इनवाइट किया गया हो। इसके पहले भी एक इवेंट में जसपाल अतवाल को इनवाइट किया गया था, जिसमें जसपाल अतवाल के कैनेडियन डिप्लोमेट्स के साथ फोटोग्राफ है और जस्टिन ट्रूडो के वाइफ के साथ भी फोटोग्राफ्स है। और ये सब चीजें कैनेडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट हुई और कनाडा में भी इसके बहुत सवाल पूछे गए, जिसके आंसर्स कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो के पास नहीं थे और इंडिया ने भी इस चीज को लेकर कनाडा को सवाल किया और उसका जवाब कनाडा ने ये बोलकर दिया कि जसपाल अतवाल का इन्विटेशन एक गलती थी और वो इंटेंशनली नहीं किया गया था। और यहाँ से इंडिया और कनाडा की प्रॉब्लम्स शुरू होती है। उसके बाद 2020 में जब इंडिया में लार्ज स्केल के ऊपर फार्मर प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जिसमें फार्मर्स गवर्नमेंट लॉस के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसके खिलाफ इंडियन पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स पास किए थे, जिसमें उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने बहुत सारे ऑनलाइन इवेंट्स पे सिख फार्मर्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था और इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, जिसको लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत एंग्री रिस्पॉन्स दिया था और उन्होंने कहा था कि कैनेडियन लीडर्स ऐसे इंडिया के इंटरनल अफेयर्स के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते और ये अनवारंटेड और इल इन्फॉर्म्ड है। उसके बाद सबसे मेजर इवेंट जिसने इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को बहुत हद तक खराब कर दिया वो था किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर एक सिख सेपरेटिस्ट थे और खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे। हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट के बहुत सारे टेररिस्ट एलिगेशंस थे और इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियन गवर्नमेंट से बहुत बार अपील की थी कि वो हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करे और उन्हें अरेस्ट करे, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से हरदीप सिंह निज्जर को सपोर्ट किया था और इंडिया के सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया था और उन्होंने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर एक बहुत ही पीसफुल रेसिडेंट है कनाडा के और कनाडा कभी भी अपने पीसफुल रेसिडेंट्स को बिना किसी एविडेंस के इन्वेस्टिगेट नहीं करती। लेकिन इंडिया का मानना था कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में बैठ इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज करवाते हैं और इंडियन गवर्नमेंट हरदीप सिंह निज्जर को मिलिटेंट ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स का लीडर मानती है और इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर निज्जर के खिलाफ 2 इंटरपोल रेड नोटिस भी इशू किए गए थे। और इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2007 में श्रीनगर सिनेमा हॉल में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो भी हरदीप सिंह निज्जर ने किया था और ये सब एलिगेशंस कैनेडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट कर रही थी। और फिर 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की मौत हो गई। उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया के सिख टेंपल की पार्किंग में गोली मारकर मार दिया गया और इस इंसिडेंट पे जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन गवर्नमेंट का लिंक बताया, इंडियन गवर्नमेंट को क्रेडिबल बताया और बताया कि इस असैसिनेशन में इंडियन गवर्नमेंट का लिंक था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया और अबसर्ड बताया। और इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि कनाडा पॉलिटिकल अटेंशन गेन करने के लिए ये स्टंट कर रही है और इस एलिगेशन में कनाडा के पास इंडिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और यहाँ पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस ऑल टाइम लो पहुंच गए। उसके बाद मई 2024 में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने 3 इंडियन नेशनल्स को अरेस्ट किया हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के चार्जेस में और फिर से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को इस मर्डर के लिए लिंक किया और इंडिया के 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा ने एक्सपेल कर दिया और फिर से इंडिया जाने के लिए कहा और उसके रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को इंडिया से एक्सपेल कर दिया, जिसमें कैनेडियन हाई कमिश्नर भी इन्वॉल्व थे और उन्हें
19 अक्टूबर से पहले फिर से कनाडा जाने के लिए कहा। उसके पहले कनाडा ने इंडिया से 41 डिप्लोमेट्स को फिर से कनाडा बुला लिया था और इन सब के बीच में कनाडा ने अनएक्सपेक्टेडली इंडिया के ट्रेड निगोशिएशन को भी पोज कर दिया था और उसका कोई रीजन नहीं दिया था और G20 में भी इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशंस बढ़ रहे थे। इस बार के G20 समिट न्यू दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे वर्ल्ड के डिप्लोमेट्स और लीडर्स के साथ मीटिंग की, लेकिन उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के साथ मीटिंग नहीं की। अब इस टाइम पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कनाडा ट्रैवल करने के लिए बहुत कम एडवाइस देती है और कैनेडियन गवर्नमेंट भी अपने सिटीजन्स को इंडिया ट्रैवल करने के लिए बहुत कम एडवाइस देती है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या कैनेडियन गवर्नमेंट ने हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग का एलिगेशन इंडिया पे लगाकर सही किया और इंडियन गवर्नमेंट को उस एलिगेशन का रिस्पॉन्स किस तरह देना था, और अब क्या इंडिया और कनाडा के बीच के रिलेशंस फिर से सुधरेंगे, फिर से इंडिया और कनाडा के बीच में ट्रेड्स शुरू होंगे और क्या इंडिया और कनाडा के पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स पहले जैसे होंगे। आप सब ये कमेंट करके बताइए और इस वीडियो में मैं और क्या चीज ऐड कर सकता हूँ आप ये भी कमेंट करके बताइए और आपको इस वीडियो में जो चीज सही लगी वो भी कमेंट करके बताइए और जो चीज गलत लगी वो भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।